सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में साहस और विवाद दोनों का ही दूसरा नाम है। आज हम उन्हीं की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे, एक ऐसे नायक की कहानी जिनके जैसा शायद ही कोई दूसरा हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। देखिए, एक तरफ तो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वो महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें करोड़ों लोग ब्रिटिश राज के खिलाफ हिम्मत और बगावत का सबसे बड़ा सिंबल मानते हैं। और फिर दूसरी तरफ वही सुभाष चंद्र बोस हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए नाज़ी जर्मनी और इंपीरियल जापान जैसे सोचे फांसीवादी शासनों के साथ हाथ मिला लिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये दोनों चेहरे एक ही इंसान के कैसे हो सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मुश्किल पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में चलना होगा, उनके शुरुआती दिनों में। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक ऐसा इंसान जिसे खुद ब्रिटिश सिस्टम का एक चमकता हुआ सितारा बनने के लिए तैयार किया जा रहा था, वही उस सिस्टम का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था एक बेहद अमीर पढ़े लिखे बंगाली परिवार में। मतलब उन्हें हर तरह की सुविधा मिली थी। उनकी पूरी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ एकदम ब्रिटिश तौर तरीकों से हुई। परिवार की तो बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो इंग्लैंड जाएं और वहां के औपनिवेशिक प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा बने। और देखिए, उन्होंने परिवार की उम्मीदों से कहीं बढ़कर काम किया। साल था 1920। उन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS में चौथी रैंक हासिल की। सोचिए, एक शानदार पावरफुल करियर बस उनके सामने खड़ा था। पर ठीक यहीं उनके अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक सवाल कि क्या वो उसी ब्रिटिश राज की नौकरी कर सकते हैं जिससे उनका देश आज़ादी पाना चाहता है। और फिर सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने वो फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। अप्रैल 1921 में उन्होंने ICS से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने भाई को एक चिट्ठी में लिखा भी, और वजह साफ थी। उन्होंने लिखा, अगर कोई सिविल सर्विस से बंधा है तो वो अपने देश की सबसे अच्छी और पूरी तरह से सेवा कर ही नहीं सकता। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं था, ये एक ऐलान था, एक बिल्कुल नए, एक अनजाने रास्ते पर चलने का। तो ICS छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए और बहुत जल्द एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। लेकिन यहीं से उनकी विचारधारा का टकराव शुरू हुआ, और ये टकराव था सीधे महात्मा गांधी के साथ। और इन दोनों के रास्तों में जो फर्क था वो जमीन आसमान का था। एक तरफ थे गांधी जी, जिनके लिए अहिंसा ही सब कुछ था, एक ऐसा सिद्धांत जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब कोई भी लक्ष्य हो, रास्ता सिर्फ अहिंसा का होगा। और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका साफ मानना था कि सबसे जरूरी है लक्ष्य, यानी भारत की आज़ादी, और उसे पाने के लिए हर रास्ता जायज है, फिर चाहे वो बल प्रयोग का ही क्यों न हो। विचारों की ये लड़ाई अपने चरम पर पहुंची 1938 में, जब बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और फिर 1939 में तो उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट को हराकर दोबारा चुनाव जीत लिया। लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि आखिरकार बोस को इस्तीफा देना ही पड़ा। और इसके ठीक बाद उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपना एक अलग गुट बना लिया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अब कांग्रेस से उनका रास्ता एक तरह से अलग हो चुका था, और इसके बाद बोस ने जो रास्ता चुना वो शायद हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का सबसे विवादित अध्याय है। उन्होंने एक सीधी सी रणनीति अपनाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। तो बात है जनवरी 1941 की। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर II की आग में झुलस रही थी, और इधर कलकत्ता में बोस अपने ही घर में नजरबंद थे। तभी वो एक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में वहां से भाग निकले। उन्होंने एक पठान का भेष बनाया, अफगानिस्तान के रास्ते सफर किया, और जर्मन मिलिट्री इंटेलिजेंस की मदद से सीधे पहुंचे नाजी जर्मनी। जर्मनी पहुंचकर बोस ने एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर बनाया। वहां से जर्मन स्पॉन्सर्ड आजाद हिंद रेडियो पर हिंदुस्तानियों के लिए संदेश ब्रॉडकास्ट किए। और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था नॉर्थ अफ्रीका में पकड़े गए करीब 3000 भारतीय युद्धबंदियों को इकट्ठा करके इंडियन लीजन नाम की एक फौज तैयार करना। मकसद साफ था, भारत को आजाद कराना। लेकिन इस मदद की एक बहुत बड़ी नैतिक कीमत चुकानी पड़ी। इंडियन लीजन के सैनिकों से जो शपथ दिलवाई गई वो सच में चौंकाने वाली है।
उन्होंने कसम खाई कि वो जर्मन सेना के कमांडर के तौर पर एडोल्फ हिटलर के आदेशों का पालन करेंगे। सोचिए जरा, ये एक ऐसा पल था जिसने बोस की विरासत पर हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। खैर, बोस को भी ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि हिटलर को भारत की आज़ादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, तो उन्होंने अपना फोकस बदला और पूरब की तरफ देखा। और फिर 1943 में उन्होंने एक ऐसी यात्रा की जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। पहले एक जर्मन सबमरीन से सफ़र किया, फिर बीच समंदर में एक जापानी सबमरीन में शिफ्ट हुए और आखिरकार पहुंचे साउथ ईस्ट एशिया। और जापान पहुंचते ही वहां के सपोर्ट से बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी हमारी आज़ाद हिंद फौज को एक नई जान दे दी। उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद भारत की एक प्रोविजनल सरकार का ऐलान किया और साउथ ईस्ट एशिया में जो लाखों हिंदुस्तानी रहते थे उनका तो उन्हें ज़बरदस्त समर्थन मिला। और यहीं पर उन्होंने वो नारा दिया जो इतिहास में अमर हो गया, जिसने लाखों लोगों में जोश भर दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आज़ादी के लिए किसी भी कीमत को चुकाने का उनका पक्का इरादा था। चलिए अब बात करते हैं बॉस के जीवन के आखिरी और सबसे दुखद पड़ाव की, जिसमें युद्ध था, हार थी और थी उनकी रहस्यमयी मौत। तो 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने जापानी आर्मी के साथ मिलकर भारत पर हमला बोल दिया। दिल्ली चलो का नारा था, लेकिन इम्फाल और कोहिमा की जंग में ये पूरा अभियान एक भयानक सैन्य तबाही में बदल गया। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने उन्हें बुरी तरह हराया और आईएनए को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। इस हार की इंसानी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस हमले में शामिल आज़ाद हिंद फौज के लगभग 50% सैनिक मारे गए थे। 50%, आधी फौज। और फिर वो दिन आया, 18 अगस्त 1945। खबर आई कि ताइवान में सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हो गया है और बुरी तरह जलने की वजह से उनकी मौत हो गई। हाँ, ऑफिशियल कहानी तो यही है, लेकिन उनकी मौत को लेकर जो रहस्य है, जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं, वो आज तक जिंदा हैं। तो आखिर में सवाल वही है, सुभाष चंद्र बोस को हम कैसे याद रखें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी जोरदार बहस होती है। शायद इसका सबसे अच्छा जवाब उनके सबसे बड़े वैचारिक विरोधी महात्मा गांधी के ही शब्दों में छिपा है। गांधी जी ने उनके बारे में कहा था, वो बिना किसी शक के एक देशभक्त थे, बस रास्ता भटक गए थे। तो आखिर बोस की विरासत है क्या? क्या वो ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत करने वाले एक महान हीरो हैं, या वो नेता हैं जिन्होंने आज़ादी के नाम पर नरसंहार करने वाले शासनों से दोस्ती की? वो एक ऐसे सत्तावादी राज के हिमायती थे जो उन्हें लगता था कि आज़ाद भारत को गरीबी और फूट से बचाने के लिए ज़रूरी है। और हाँ, उन्होंने अपने सहयोगी देशों के भयानक अत्याचारों पर भी चुप्पी साधे रखी। और यही सवाल हमें सोचना है, इतिहास को एक ऐसे लीडर को किस नज़र से देखना चाहिए जिसने अपने देश की आज़ादी जैसे सबसे बड़े मकसद के लिए जालिमों से हाथ मिलाने जैसा खतरनाक रास्ता चुना? सच कहूं तो इसका कोई आसान जवाब है ही नहीं।